अब एक नई चीज सीखनी है हमने। देखो, वैसे आपको पता ही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हम यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो है तो इसका मतलब होता है dp/dt इज इक्वल टू जीरो। और अगर किसी की डिफरेंशिएशन जीरो है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का ही चेंज जीरो हो सकता है ना। तो ये आ गया, जब चेंज ही नहीं हो रहा है उसको, उसकी डिफरेंशिएशन जीरो आ गई, ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया। अब देखो, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फोर्स जीरो बोलिए ना, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि एम में जीरो है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है हमने, तो मैं दो लाइनें लगा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लाइन तो क्यों लगानी है, देखो, क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आपको पता है एम कॉन्स्टेंट ही होता है हमेशा, वी इस सिचुएशन में कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ वी की बात हो रही है कि अगर सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, ठीक है। जैसे दो पार्टिकल का सिस्टम है तो उसके सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, ऐसा कुछ। फिलहाल के लिए यहां तक पहुंच गए। दूसरे हिस्से में देखो, यहां पे क्या हुआ है, एम जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब कौन जीरो है, एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन इज जीरो विच मीन्स dv/dt इज जीरो, विच मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ही तो है, इसके साथ अगर मैं m मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो, दोनों रास्तों से ये सिचुएशन पहुंच गए ना यहाँ तक। अब क्या करना है, तो इसके बाद तो सेम ही है, दोनों रास्ते सेम है, तो मैं इसको इसको यूज नहीं कर रहा हूं अब। देखो, यहां मैंने लिख दिया, इसका मतलब होता है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर दो दो पार्टिकल है तो आप लिख सकते हो m1u1 प्लस m2u2, मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, ठीक है, m1v1 प्लस m2v2। कर ही सकते हैं। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल इक्वल कर देनी है। अब देखो, उसके बाद क्या होगा, अब मैं क्या करता हूं कि इसमें भी एक स्पेशल केस ले लेता हूं कि जो v कांस्टेंट है उसमें ना v जीरो है। v जीरो है तो इसको मैं लिख सकता हूं dx/dt जीरो है। अब यहाँ x क्या है, देखो ये सब कुछ सेंटर ऑफ मास के लिए चल रहा है, तो x भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, v जो ऊपर लिखा है वो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक है। तो स्पेशल केस लिया मैंने, उसमें dx/dt जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे ले जाता हूं मैं। इसका मतलब हुआ कि x इज कांस्टेंट, और अगर मैं m मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये आ गया, इस टर्म को बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, इसका यूज करना है हमने, कैसे यूज करना है, लेफ्ट मूवमेंट इज इक्वल टू राइट मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कुछ मूव हो रहा है, तो हम लिखेंगे m1x1 इज इक्वल टू m2x2। दो दो चीजें होंगी तो दो दो लिख देंगे, m1x1 प्लस m2x2, मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि दोनों लेफ्ट साइड जा रहे हैं इसलिए लिखा, इज इक्वल टू, फिर कुछ और हो जाएगा, m3x3 प्लस m4x4, ऐसा कुछ। पर हमें बस अभी इतने से मतलब है, इतना काफ़ी है। जो जो लेफ्ट साइड जाएंगे उनको यहाँ लिखो, जो जो राइट साइड जाएंगे उनको यहाँ लिख दो, और इक्वेट कर दो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। पर हमने इसको और आसान तरीके से सॉल्व करना है, इतनी छोटी इक्वेशन लिखनी है कि सीधा देखते ही आंसर आ जाए, ठीक है। पर लिखनी किसके लिए, तो इसके क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के होते हैं। देखो, जैसे ये सिचुएशन ये होती है, देखो मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर आप यहाँ खड़े हो, अगर आप आगे भागने की कोशिश करोगे तो नहीं भाग पाओगे। क्यों नहीं भाग पाओगे, क्योंकि आपके पैर जो है वो स्लिप होते रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। बिना फ्रिक्शन के इंसान नहीं चल सकता, कोई भी चीज नहीं चल सकती, इवन पेन भी नहीं चलता कॉपी के ऊपर, वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से चल रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो इंटरेक्शन होगी, तो इंक
पेज पे चिपक जाएगी, ऐसा होता है। तो ये नहीं चल पा रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां फ्रिक्शन ना हो और इसके ऊपर रखी हुई एक चीज हो, इसका और इसका भी फ्रिक्शन ना हो, और उसके ऊपर जो पर्सन है वो जब चलेगा तो इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन हो, मतलब यहां जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में, प्लैंक और इस पर्सन के बीच में फ्रिक्शन है, इसलिए जब पर्सन आगे चलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से वो आगे जा सकता है। लेकिन अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो प्लैंक पीछे आ जाएगा, पर्सन आगे चल जाएगा। लेकिन किस रिलेशन से? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। याद रखना, देखो एक क्वेश्चन अब यही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा होगा। एक प्लैंक है, वो किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, या फिर ऐसे समझो कि लकड़ी का बड़ा सा फट्टा है और वो पानी के ऊपर है। तो पानी फ्रिक्शनलेस बिहेव करेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ छलांग मार के देख सकते हो, तो ये नीचे की तरफ चल जाएगा। इसका मतलब नीचे कुछ ऐसा नहीं है कि जो रोक के रखे, है ना, सॉलिड नहीं है, मतलब कुछ। ऑब्वियसली पानी तो लिक्विड ही है। अब ये पर्सन अगर इधर भागता है विद वेलोसिटी v, तो इसकी एम वी इस तरफ हो जाएगी ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने के लिए एक मोमेंटम इस प्लैंक को भी तो मिलेगी, एम वी। पर हम एम वी पे नहीं जा रहे, हम उससे एक स्टेप और आगे निकल गए हैं। अब हम वेलोसिटी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये अगर एक्स मूव कर रहा है तो इसकी वजह से ये भी एम एक्स मूव करना चाहिए पीछे की तरफ को, अपने अपने एम के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको सिचुएशन समझ आ गई है। नहीं भी समझ आई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पीछे जाके देख लेना। फिर भी नहीं समझ आएगी तो आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड देख लेना, डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा दिखाई देगा कि एक प्लैंक है, उसके ऊपर एक पर्सन है, हो सकता है यहाँ भी पर्सन हो, वगैरह वगैरह। आपने ये याद रखना है कि अगर ये पर्सन आगे जाता है तो प्लैंक पीछे जाएगा। कितना पीछे जाएगा वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि ये प्लैंक है, यहाँ एक पर्सन है जिसका मास एम है, यहाँ भी एक पर्सन है जिसका मास एम है, लेफ्ट वाला राइट आ रहा है और राइट वाला लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया इसके ऊपर चल के, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये दोनों एक्सचेंज हो गए, ठीक है। इसका मास एम है, इसका मास, तो होगा क्या? जितना ये आगे चलेगा प्लैंक उसकी वजह से पीछे जाएगा, जितना ये इस तरफ जाएगा प्लैंक उसकी वजह से इस तरफ जाएगा, और घूम फिर के प्लैंक कहीं जाएगा ही नहीं। उम्मीद आप सिचुएशन समझ गए हो। फिर उसके बाद एक और सिचुएशन, पर्सन जो है वो यहाँ पे हल्के वाला है, यहाँ भारी वाला पर्सन है। तो ज्यादा मोमेंटम किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा है, बेशक ये दोनों सेम वेलोसिटी से क्यों ना चले। तो इसकी वजह से जो मोमेंटम बनेगा वो होगा m इंटू टू वी। मतलब मोमेंटम के केस में बोल रहा हूँ, सेम मोमेंटम ट्रांसफर होगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। जिसकी वजह से प्लैंक पीछे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये आगे आ रहा है तो इसकी वजह से पीछे जाएगा, घूम फिर के कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो प्लैंक ओवरऑल इस तरफ को मूव हो जाएगा थोड़ा सा। कितना मूव होगा, कैसे मूव होगा, वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो करना क्या है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बुक्स में नहीं मिलेगा, उसमें कुछ और तरीके से किया होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस प्लैंक को ना इतनी दूर बना देना है कि आपको ये इस पहली वाली डायग्राम के नीचे ना दिखाई दे बस। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, इसका मतलब है कि कुछ दूरी पे बनाना है बस। क्यों बनाना है वो देख लेते हैं। इससे हमारे पास ना जो फॉर्मूला हम लगा रहे थे ना, लेफ्ट मूवमेंट इज इक्वल टू राइट मूवमेंट, उसका थोड़ा आसान वर्जन आ जाएगा। तो देखो, मेरे को पूछा प्लैंक कितना मूव होगा बताओ, और पर्सन कितना मूव होंगे, और वैसे आपको सबसे आसान क्वेश्चन पूछा होता है नीट वालों को कि सेंटर ऑफ मास कितना मूव होगा। अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास मूव होगा ही नहीं। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगी जो पहले है। आपको प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन बस यही पूछे हुए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ कितनी होगी, जीरो, मूव ही नहीं करेगा वो, वही होगी, ठीक है, जहां है। अब ये दोनों रुके हुए थे इनिशियली,
तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, आप इसको मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन v नहीं है तो आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए हम पोजीशन ज़रूर इमेजिन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये पर्सन जब यहाँ पहुँच जाएगा तो पूछा है कि प्लैंक कितना मूव होगा, इस तरफ या इस तरफ। अब हमें इतना तो पता है कि अगर ये पर्सन राइट साइड जाएगा तो प्लैंक कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, सिंपल, बात खत्म। इसके नीचे फ्रिक्शन लेस है इसलिए, इसके फ्रिक्शन की वजह से इसको फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को और ये पीछे चल जा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला फ्रिक्शन तो आपने देखा ही था, बस वैसी सिचुएशन है। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक और मैन फाइंड करनी है। अगर मैन जो है वो ए से बी पे चले जाता है तो इनिशियल सिचुएशन तो मेरे पास है ही है, वो तो बनानी ही पड़ेगी। फाइनल सिचुएशन बना रहा हूं मैं ये वाली, ये जो इस तरफ बना रहा हूँ वो फाइनल है। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया क्या करना है। जो प्लैंक आपने जहां बनाया है उसको उसकी लास्ट पोजीशन से भी दूर बनाना है, कितनी मर्जी दूर बना लो। आप चाहो तो यहां बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे याद रहेगा, ऐसे नहीं आना चाहिए, इवन टच भी नहीं होना चाहिए इसके साथ, ये भी इससे भी गलत हो जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल दूर ले जाना, क्योंकि दूर ले जाने से क्या होगा, दूर ले जाने का मतलब है कि आप ऐसी सिचुएशन मान रहे हो जो रैंडम है, ठीक है। ये रैंडम नहीं है, ये तो पोजीशन आ गई है इसमें, फिर यहाँ कुछ दूसरी वैल्यूज नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपने इसको अलग लेके चलना है। तो देखो, और ये जो मैन है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच गया होगा इस तरफ, इसी वजह से तो प्लैंक मूव हुआ है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें पता है कि प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा, लेकिन मैंने इमेजिन कर लिया कि वो राइट साइड गया होगा, तो एक्स अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, वो तब की बात है। फिलहाल प्लैंक कितना मूव हो गया, लेट एक्स। पर्सन कितना मूव हुआ, पर्सन यहां था और पहुंच गया यहां पे, पहुंच गया ना, मास इसका एम है। तो पर्सन कितना मूव हुआ, देखो अगर ये चलता नहीं तो बोट पहुंच गई एक्स, लेकिन ये यहां से चल के इस तरफ गया है तो वो एक्स प्लस एल चला है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो आगे एक्स प्लस एल। तो अब आप देखोगे तो सब कुछ ना राइट साइड ही मूव हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, लेफ्ट मूवमेंट इज इक्वल टू राइट मूवमेंट। लेफ्ट साइड कोई मूव नहीं हुआ है तो जीरो, राइट साइड कौन कौन मूव हुआ है, फॉर्मूला लिखना है आपने एम एक्स, मास और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो जो भी है यहाँ पे। तो देखो कौन कौन है, प्लैंक का मास है एम और वो कितना मूव हुआ, एक्स, वही तो निकालना है हमने, प्लस पर्सन का मास कितना है एम और वो कितना मूव हुआ है एक्स प्लस एल। बस अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आपको पता है एम कॉमन निकलेगा, उस तरफ जाएगा, 0/m = 0 हो जाएगा, तो उसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। यहाँ आ जाएगा x+x+l। तो क्या ये बन गया 2x+l, यस बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब आंसर आ गया आपके पास x = -l/2। ये बन गई सिचुएशन आंसर वाली। अब ये कौन मूव हुआ है, ये प्लैंक मूव हुआ है, ये तो प्लैंक हो गया। पर्सन कितना मूव हुआ है, जो पर्सन मूव हुआ है वो है x+l। x हमने फाइंड कर लिया है विच इज -l/2 प्लस l कितना हो गया +l/2। पर्सन +l/2 मूव हुआ है, बोट -l/2 मूव हुई है, और सेंटर ऑफ मास कहीं मूव ही नहीं हुआ है। बस ये 3 क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते इसमें, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको बना के दिखा देता हूँ कि सच में दिखाई कैसा देगा। तो आपने ये नोट कर लिया, आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखो सिचुएशन बस ये थी कि ये मूव हुआ है कितना, l/2 है ना। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो क्योंकि x का आंसर l/2 आया इसलिए मैं l/2 के साथ बना रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ ये डायग्राम बनानी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, आपको आंसर निकालना आना चाहिए बस। तो अगर आपको आंसर निकालना आ गया तो आप आगे का इग्नोर कर सकते हो, बट फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो पूरा का पूरा प्लैंक है ही है, वो तो पता ही है हमें। तो कितना मूव होगा प्लैंक, l/2 है ना, राइट साइड की लेफ्ट साइड,
ऑब्वियसली लेफ्ट साइड होगा, तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ और इसको मैं मूव कर देता हूँ लेफ्ट साइड। ये है मान लो L/2। तो आपकी जो बोट है वो लेफ्ट साइड खिसक गई है। कितनी खिसकी है? L/2। यही तो है वो -L/2। L/2 लेफ्ट साइड को। तो बोट यहाँ पहुंच गई। पर्सन कहाँ पहुंच गया? पर्सन दूसरे किनारे पे पहुंच गया, है ना। तो देखो पर्सन एक्चुअली में कितना मूव है यहाँ से यहाँ तक? कितना? +L/2। बस ये आंसर है। तो याद रखना कि आपने क्या नहीं करना है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको विजुअलाइज करने के लिए, अदरवाइज आपका आंसर आ गया। आपको आंसर निकालना आता है, वो आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो ये आंसर है। अगले पे ये लगा के देख लेते हैं। दूसरा देखो, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम चूज, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन है सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी सिचुएशन अलग है कि अब ना दो पर्सन दिए हुए हैं, एक पर्सन दूसरा पर्सन, दोनों का मैं मास लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मास m ले लेते हैं, इसका मास 2m ले लेते हैं। अब बताओ ये जब दोनों चलेंगे तो मास किस तरफ, प्लैंक किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली भारी वाले पर्सन की साइड को जाएगा ना। ये पर्सन, ये जो पर्सन है वो इस तरफ आएगा, ये पर्सन इस तरफ आएगा, इसकी वजह से थोड़ा सा वापस जाएगा, इसकी वजह से ज़्यादा वापस जाएगा, तो ओवरऑल कहाँ गया? राइट साइड को। तो अब आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा प्लस का x, अगर हम x इस तरफ को लेते हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि क्या करना था आपको। आपको इस प्लैंक को उठा के राइट साइड रख देना है, चाहे वो लेफ्ट साइड ही क्यों ना जा रहा हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने उठा के उसको राइट साइड पे रख देना है। रख दिया। अब ऐसा कब हुआ? जब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, तो ऊपर लिख लेना क्वेश्चन में, व्हेन बोथ पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो m मास वाला है वो पहुंच गया यहाँ पे, जो 2m मास वाला है वो यहाँ पहुंच गया। m एंड 2m। अब ध्यान से देखो, इसमें दूसरा मास भी है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चेंज होने वाला है। ये इनिशियल पोजीशन है किस किस की? प्लैंक की, प्लैंक की भी है और पर्सन की भी है ना। तो प्लैंक की मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ, मैन 1 की यहाँ लिख देता हूँ, मैन 2 भी तो है, तो मैन 2 की इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे। तो देख लेते हैं फाइनल का है। तो अब मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, मैंने ये मान लिया कि प्लैंक मूव हुआ x राइट साइड को, जो कि मैंने मानना ही था ऑब्वियसली। पर्सन 1 मूव हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इंटरचेंज हुई ना पोजीशन, तो ये वाला इस तरफ आ गया और 2m वाला लेफ्ट साइड कॉर्नर पे चला गया। तो देखो फाइनल सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है? आपने ये नहीं देखना कि पहले में क्या दिख रहा है, आपने देखना फाइनल सिचुएशन में क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना कि 2m वाला लेफ्ट पे आ गया है, m वाला राइट पे चला गया, बस यही फाइनल सिचुएशन है। ओके, तो कितना मूव हुआ ये? x+l। अब देखो कि 2m कितना मूव हुआ है, 2m यहां था और यहां पहुंच गया, बस इतना सा। अब ये निकालना कैसे है? देखो, अगर ये पर्सन मूव नहीं होता तो बोट पहुंच जाती x, है ना, बोट ने तो x ही डिस्प्लेस होने, लेकिन ये पर्सन इसके ऊपर उल्टी साइड को चला यहां तक, मतलब x-l। तो इसका मतलब ये आ गया x-l। लो जी, हो गया। सारे के सारे राइट साइड को गए अपनी अपनी पोजीशन से। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेफ्ट मोमेंट इज इक्वल टू राइट मोमेंट। लेफ्ट साइड कोई भी नहीं माना हमने, तो जीरो हो गया। मास ऑफ प्लैंक इज m इनटू उसकी पोजीशन जो चेंज हुई है, डिस्प्लेसमेंट, वो है x, ऐसा हम मान रहे हैं, प्लस पर्सन 1 का मास है m,
और वो मूव हुआ एक्स प्लस एल, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, प्लस दूसरा मास है 2m, जो कि मूव हुआ होगा m, नहीं, x माइनस एल। ठीक है ना? बस हो गया, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो m को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि सब में है तो कॉमन निकल के दूसरी साइड जाके जीरो हो जाएगा। तो टेक्निकली ऐसा होगा। फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ सॉल्व करके, x प्लस एल प्लस 2m तो हट गए, तो 2x ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस 2l भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस। 1x 2x 3x, यहाँ x नहीं है, यहाँ l है, ये वाला l है ना। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, 0 mx m, तो देखो अब क्या आएगा यहाँ पे, 0 m कॉमन निकाल के काट दो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस एल प्लस 2 के साथ m तो है नहीं, तो 2x माइनस 2l। अब देख लेते क्या बन रहा है, 1 2 3 4, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 = 4x 1 और -2, तो मेरे ख्याल से ये माइनस एल बचेगा। ठीक है, 4x = l, हमें निकालना था x = l/4, ये देखो ये आ गया। तो आंसर इज x = l/4। बोट l/4 पॉजिटिव साइड को जाएगी, और होना भी था, ये हमने पहले देख लिया ऑलरेडी, क्योंकि भारी वाला मास लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए। ठीक है, पर्सन 1 कितना मूव होगा, x प्लस एल, तो पर्सन 1 मूव हुआ l/4 प्लस एल विच इज 5l/4। तो पर्सन 2 आप देखोगे, आप वैल्यू पुट करके, तो वो आ जाएगा मेरे ख्याल से 3l/4, एक कम हो जाएगा ना। तो ये आ गया आंसर। अब ये डायग्राम बना लो, मैं इसकी विजुअलाइजेशन दिखा देता हूँ आपको, तो देख लेते हैं। तो सारा हटा देता हूँ, क्योंकि x का आंसर कितना आया, l/4, इसलिए मैं इसके 4 टुकड़े कर रहा हूँ। ये है प्लैंक, इसके 4 टुकड़े कर देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, हुए नहीं है पर मान लो सिमेट्रिक यही है। और अब क्या करना था, ये जो है वो कितना शिफ्ट हुई है, ये बोट इतनी थी, बोट l/4 शिफ्ट हो गई है। देखो ये ना पूरा l/4 है, कौन, टोटल l था, l/4 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 वगैरह वगैरह ना, तो 4 l/4 आ गए, तो टोटल l बन गया। ये बोट कितना शिफ्ट हुई है, l/4 राइट साइड को, तो ये राइट साइड को शिफ्ट कर दी मैंने ऐसे। और पहले उसके ऊपर कौन था, यहां था एक पर्सन जिसका मास था m, यहां था दूसरा पर्सन जिसका मास था 2m। ठीक है, और ऐसा बोट का खिसकना कितना था, बोट आ गई इस तरफ को l/4। अब देखो पर्सन, और ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि पहला वाला पर्सन यहां पहुंच गया था m मास वाला, और 2m मास वाला इस किनारे पे पहुंच गया था, इसकी वजह से ये बोट मूव हुई है। अब पर्सन को भी गिन लो, पहला पर्सन यहां था, कितना आगे चला गया, l/4 2l/4 3l/4 4l/4 5l/4, ये देखो यहां पहुंच गया, दिख रहा है आपको, इसलिए आंसर देखो कितना आया, 5l/4। दूसरा 2m मास वाला यहां से चला और यहां पहुंच गया, कितना, ये l/4 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 3l/4, देखो इसका आंसर 3l/4 ही तो है। तो एक्चुअली में विजुअलाइज करके ऐसा दिखता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाना था, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिख भी जाए कि सच में ऐसा ही हो रहा है। अब देखो ये किसके लिए हो रहा है पता है आपको, ये जितना भी आपने किया अभी क्वेश्चन में, वो हो रहा है अगर ऑब्जर्वर कहाँ होगा, इफ ऑब्जर्वर इज एट ग्राउंड, जो ग्राउंड से देख रहे हैं ना, ये उसको लग रहा है ऐसा, पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए
तो ये वाला पर्सन पूरा एल चला है, ना कि उससे आगे चल गया है। वैसे आंसर क्या है, 5L/4 ना, मतलब एल से ज़्यादा चला है। वो डिस्प्लेस होता हुआ लग रहा है एल से ज़्यादा, पर हुआ नहीं है। ऐसे ही ये पर्सन लग रहा है कम चला है, 3/4L, पर ऐसा नहीं है। ये भी एल चला है, ये भी एल मूव हुआ है, ये भी एल मूव हुआ है। इन दोनों की वजह से प्लैंक भी मूव हो गया, जो कि होना नहीं था। इस वजह से जो ग्राउंड से देखेगा उसको लगेगा कि ये कम मूव हुए और एक ज़्यादा मूव हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली दोनों ने मतलब अपने पैरों से जब चले थे तो वो एल मूव हुए हैं। मतलब उन्होंने कदम 4 लिए होंगे, लेकिन दिख रहे हैं किसी के 5, किसी के 3। वो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को दिखेगा। तो जो भी आप आंसर निकालोगे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल हमने कहाँ मूव करनी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आपको हमेशा प्लैंक को क्या करना है, उसकी लास्ट कॉर्नर से भी आगे ले जाना है, ठीक है। तो आप ले गए इसको आगे। उसके बाद आप सबकी इनिशियल पोजीशन पे एक लाइन लगा दो। जैसे यहाँ पे ये आ गई प्लैंक की, या फिर बोट, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। सेम यही लाइन इस पर्सन के लिए भी वैलिड है ना, तो 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अगर यहाँ भी पर्सन होता, अगर होता, तो फिर हम एक लाइन यहाँ लगा देते, ठीक है। फिर अब ये पर्सन मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी एक लाइन लगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये 20 kg वाला है। अब हमें पता है कि हमने खुद ही मूव किया इसको, तो ये कितना मूव हो गया होगा, x, ठीक है। और जो पर्सन है वो कितना मूव होगा, वो पहुंच जाएगा यहाँ तक, विच इज़ x+l। बस हो गया, काम खत्म। अब क्या करना था, लेफ्ट मूवमेंट इज इक्वल टू राइट मूवमेंट। तो लिख दो इसमें, लेफ्ट साइड कोई मूव नहीं हुआ है, दोनों राइट साइड मूव हुए हैं। तो अब ये विद मास दिया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन मास के साथ भी करवा ही देता हूँ। तो मास ऑफ प्लैंक इज 60 इनटू वो मूव हुई है x, प्लस ये दूसरा भी राइट साइड ही मूव हुआ है, तो 20 इंटू x+l। बस हो गया सॉल्व। बाकी आपको सॉल्व करना आता है, वो आप खुद कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, यही कैलकुलेशन आपकी ठीक होगी, ठीक है। और चेक भी हो जाएगा कि कहीं मेरे से कोई साइन ना रह गया हो, तो वो आपको ही चेक करना पड़ेगा। तो देखो 0 इज इक्वल टू 60x प्लस 20x प्लस 20l। आसान है, 80x बन गए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट साइड लेके आया, -80x इज इक्वल टू 20l, 24 × 80, तो x इज इक्वल टू -l/4 आ गया आंसर। ये किसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, बोट की या फिर प्लैंक की। ओके, तो पर्सन की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई फिर तो जो ये पर्सन है उसकी डिस्प्लेसमेंट हमने लिखी है x+l। तो वैल्यू पुट कर दो उसकी, x की वैल्यू थी -l/4 प्लस l, तो आंसर आ गया 3l/4। दिस इज योर आंसर। ये इतना पर्सन मूव होगा, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी होगी, मतलब वो कितना डिस्प्लेस हुआ, 0। पर आपको याद रखना है कि अगर यही सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी होती, मतलब ऐसे देते नहीं है वो, लेकिन अगर मान लो दे दी, तो कि ये सब के सब तीनों चीज़ें ना इस तरफ चल रही हैं, ओके, विद सम वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर/सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और उसके ऊपर पर्सन इस तरफ को मूव कर रहा है, तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। तो फिर उनको ना टाइम भी देना पड़ेगा कि कितने टाइम के बाद पूछी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एज इट इज़ निकालनी है, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ निकालनी है। अच्छा, एल की वैल्यू भी तो दी थी यहाँ पे 10/4, तो -10/4 मतलब -2.5 मीटर, और ये मूव हुआ है 30/4, ठीक है। तो 10/4 2.5 होता है, तो
3 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो वो बन जाएगा 7.5 मीटर। ये तो मान लो उन्होंने वेलोसिटी दी है, तो मैं बात कर रहा था आपको कि उनकी उसने वेलोसिटी दे दी है आगे 20 मीटर पर सेकंड, देते नहीं है वो, वैसे बात कर रहा हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको रेस्ट के हिसाब से सॉल्व करना है, यही आंसर आएगा -2.5 और -7.5। उसके बाद क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हर सेकंड कितनी होगी, 20 मीटर। वो सब में ऐड कर देनी है। जैसे मान लो 1 सेकंड के बाद पूछा, तो अभी पर्सन कितना मूव हुआ है, -2.5, तो इसमें +20 ऐड कर दो। ये कितना मूव हुआ है, 7.5, इसमें +20 ऐड कर दो। सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ है, 0, इसमें भी 20 ऐड कर दो। याद रहेगा। तो जो भी ये वेलोसिटी दी है, कितने सेकंड के लिए दी है, उसके हिसाब से उसका डिस्टेंस निकालो, वो जितने जितने डिस्प्लेसमेंट्स आई हैं उन सब में ऐड कर दो। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। तो याद रखना, अगर वो वेलोसिटी दे देता है 10 मीटर पर सेकंड, तो इससे आपके क्वेश्चन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर में आपने चेंज करना है। तो आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मैं नया आंसर लिख देता हूँ। तो याद रखना ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। देखो मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको। ये मान के चलना है अब कि ये पूरा का पूरा सिस्टम पहले से ही मूव कर रहा है। तो ये पहले से ही मूव कर रहा है इस तरफ को 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे पूछा है कि बताओ आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपने सब कुछ निकाल लिया है, ऑलरेडी निकल चुका है। आपको ऑलरेडी पता लग गया है कि जो बोट है वो मूव होने वाली है कितना। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसको अभी इग्नोर करो, वेलोसिटी को इग्नोर कर दो। x इज इक्वल टू -2.5, पर्सन मूव होगा, माइनस नहीं है वो, आई थिंक प्लस प्लस में मूव हो रहा है वो, +7.5 मीटर। ठीक है, ये तो आना ही आना है। और एक सेंटर ऑफ मास भी था, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना मूव हो रहा है, 0, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आपसे पूछा है कि ये सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा 20 मीटर पर सेकंड से, और उसके ऊपर ये पर्सन इस तरफ भाग रहा है, चलते हुए प्लैंक के ऊपर पर्सन भाग रहा है। जैसे मान लो ये नदी है, नदी में ये पूरा का पूरा प्लैंक चल रहा है इस तरफ को 20 मीटर पर सेकंड, तो इसके ऊपर अगर ये पर्सन नहीं चलेगा तब भी तो 20 से चलेगा। इसका मतलब पूरा सिस्टम ही 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी तो 20 से चल रहा होगा, तो वो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो आपने उसको रेस्ट पोजीशन में सॉल्व करना है, जो हमने सॉल्व किया है वो। ठीक है, और बाद में क्या करना है, उन सब की, जैसे मान लो टाइम दे दिया 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद देखो क्या होगा। अगर 20 मीटर पर सेकंड किसी की स्पीड है, तो उसका मतलब होता है 1 सेकंड वो कितना मूव करेगा, 20 मीटर। तो आपने ये आंसर निकाल लिए, बस इन सब में ऐड कर देना आपने। ठीक है, तो कितना ऐड करना है, 20, 2 सेकंड होंगे तो 40 ऐड कर देना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितनी होगी, वो होगी -2.5 +20। पर्सन की डिस्प्लेसमेंट होगी 7.5 +20। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 +20। क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा है इसलिए सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्सटर्नल वेलोसिटी है, इन दोनों की वजह से नहीं आ रही है, ये एक्सटर्नल है। तो जब जब एक्सटर्नल वेलोसिटी लगती है तो वो सीधी की सीधी सेंटर ऑफ मास पे लगती है। तो देखो सेंटर ऑफ मास पे डायरेक्ट 20 लग रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन वो पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो यही एडवांस टाइप का होगा। ओके।